हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के आधारित प्रश्न पढ़े। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पे आधारित प्रश्न पढ़े, संख्यात्मक प्रश्न। इस क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ पे आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ जिसके विषय में आपको पहले पिछले वीडियो में बता दिया गया है, मैं उस वीडियो में इसका जिक्र किया था कि इस पे आधारित सवाल लगाने के लिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा। तो हम लोग आज इस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो चूँकि कूलॉम्स लॉ बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था, इसमें जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उन सारे चीज़ों का कभी भी यूज हो सकता है किसी भी प्रश्न में। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें फोकस किया जाए कि क्या क्या आपको याद रखने हैं। तो आपको बताया गया था कि दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों चार्ज है R डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो दोनों के बीच लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। दूसरा बताया गया था 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R²। ये दो चीज़ें हैं, दो फार्मूला है जिसको बताया गया था। यह फार्मूला इस फार्मूले में क्या अंतर है, यह जो है जब दोनों आवेश, प्रश्न में आप ये क्लियर करेंगे जब दोनों चार्ज जो है वाई अथवा निर्वात में है, ठीक है, एयर अथवा फ्री स्पेस में है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यह फार्मूला चाहे वाई में हो या किसी अन्य माध्यम में दोनों चार्ज स्थित हों, उस दोनों के लिए होता है। यदि वायु है तो आप प्रश्न में K=1 लेंगे। यह वैल्यू आपको याद रखने के लिए बताया गया था। अगर वायु निर्वात नहीं है तो K का वैल्यू जो प्रश्न में दिया रहेगा, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल इसकी आ गई 1/4πε0 का। 1/4πε0 का वैल्यू भी आपको बताया गया था कि यह 9.0 × 10⁹ होता है। तो इसका मान भी आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि दोनों चार्ज वायु निर्वात में है तब इसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे। कोई यह नहीं कि K का मान रखा जाए 1। यदि इसका ध्यान देना होगा, यदि वायु और निर्वात में नहीं है, किसी अन्य माध्यम में है, तो इसका उपयोग करेंगे। उसमें प्रश्न में K का मान दिया रहेगा, तो K का मान प्रश्न से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यह जो वैल्यू है इसका मान इतना होता है, अगर इसको रखा जाए तो यह बराबर 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। इस पर हम लोग प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इस पे प्रश्न क्लियर किया जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्या उसमें हम लोग को ज्ञात करना होगा। तो देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है यूनिट पे कमांड होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि ये जितनी क्वांटिटी जिसमें यूज हो रहा है, तो एक F जिसको फोर्स कहा जाता है, Q1 Q2 दो चार्ज हैं और R जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट जो है मीटर होता है एमकेएस सिस्टम में। चार्ज का यूनिट जो है कूलॉम होगा, या आपको बताया गया था एम्पियर सेकेंड। फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन या किग्रा/मीटर/सेकंड² दिया होगा। अदर सिस्टम में जो है इसको किग्रा भार में भी दे सकता है। इसको आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें दो तरह का यह मात्रा रखता है, ठीक है। गुरुत्वीय मात्रक होता है, तो गुरुत्वीय मात्रक किग्रा भार होता है, जो 1 किग्रा भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। तो वह सारी चीज़ें जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं फोर्स रिलेटेड, वह इसमें यूज हो सकता है। प्रश्न में क्या यूज होगा, ये प्रश्न से ही क्लियर होगा।
अब इसमें आ जाइए, इतनी चीजें आपको यह पहले से आपको पता होना चाहिए कि इसका मान क्या इतना होगा। प्रश्न में बस इन 4 क्वांटिटी का जिक्र होगा, फोर्स का, Q1 Q2 और R। अब देखिए Q1 Q2 दोनों चार्ज दिया हुआ है, उसके बीच की डिस्टेंस दिया है तो फोर्स पूछेगा। ठीक है, आपके पास कितनी क्वांटिटी हो रही है, दोनों चार्ज देखा जाए तो एक तो आपके पास फोर्स है, फोर्स, दूसरा जो है Q1 जो Q2 है, इन दोनों चार्ज हैं, चार्ज। R क्या है, डिस्टेंस है। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये 3 है। प्रश्न जो पूछा जाता है कैसे पूछा जाएगा, बाकी चीज़ों को आपको बता दिया गया। इसमें जो है 3 देखा जाए तो 3, इसको कंबाइन रूप में चार्ज, फोर्स और डिस्टेंस, 3 क्वांटिटी है, फोर्स, डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस। पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा, टाइप फर्स्ट का, पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इसमें तीनों में से कोई एक पूछेगा। जैसे बल पूछेगा तो क्या दिया रहेगा, चार्ज और डिस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, अगर बल पूछ रहा है तो यह दिया रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि फोर्स अननोन है, फोर्स अननोन है, और तब क्या नोन होगा, तब डिस्टेंस और चार्ज ये नोन होगा। अगर फोर्स ज्ञात अज्ञात है तो यह दोनों ज्ञात होंगे। ठीक है, ये पहले टाइप में क्वेश्चन में होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आप देखिए, इसको 3 तरह से पूछा जा सकता है। अगर बल जो है अज्ञात है तो ये दोनों ज्ञात होंगे। अगर चार्ज अज्ञात है, यानी चार्ज पूछ रहा है प्रश्न में, तो ये दोनों ज्ञात होंगे। और यदि यह दोनों ज्ञात हैं, फोर्स और चार्ज आपको पता है, तो डिस्टेंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह एक ही टाइप का क्वेश्चन है, 3 तरह से उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, दो, अर्थात पहले टाइप में क्या है, तीनों में से कोई एक दिया रहेगा और 2 पूछा जाएगा। ये प्रश्न, आधा प्रश्न यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा, प्रश्न पढ़ने के पश्चात बल या यह जो फोर्स होता है, यानी बल होता है, इसका मात्रक बताया गया है। मात्रक से भी आप पहचान करते हैं कि यह किस क्वांटिटी का यूनिट दिया है, अर्थात वो किसका वैल्यू है। चार्ज यानी आवेश का मात्रक रहेगा, और डिस्टेंस का यूनिट जो है सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम, कुछ भी दे सकता है। वह डिपेंड करेगा कि ये दोनों चार्ज कितनी दूरी पर है, उस पर उसका वैल्यू डिपेंड करेगा। तो यूनिट के आधार पे भी इसको आप जान सकते हैं, और क्वांटिटी का भी जिक्र उसमें होता है। तो उसके आधार पे इसका मान जो है, जैसे यह जो है बल दिया रहेगा तो यह बराबर नोट करेंगे। आवेश दिया रहेगा, प्रश्न में आवेश दिया रहेगा तो दोनों आवेश हैं तो Q1 Q2 या कोई एक दिया है, पूछ रहा है। दूरी की बात होगी तो दोनों आवेश कितने दूरी पर स्थित हैं, तो R बराबर नोट कर लेंगे। तो प्रश्न से ये तीनों नोट कर लेंगे। जो अज्ञात होगा उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, और इसके बाद जो है इस फार्मूले में रख कर हल कर देंगे। ठीक है, तो एक अज्ञात राशि जो प्रश्न में पूछा जाएगा वो ज्ञात हो जाएगा। अब आ जाइए हम लोग इसको जो है एक एग्जाम्पल के आधार पे इसको समझें कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इसी में सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा, उसमें क्या होता है कि इसमें एक जैसे फोर्स अननोन है, फोर्स जो है क्या होता है, यह अननोन होता है, और इस दोनों में से डिस्टेंस आर, चार्ज, डिस्टेंस या चार्ज, इसमें से केवल एक डिस्टेंस या चार्ज नोन होगा।
डिस्टेंस या चार्ज नोन होगा। अब इसमें से कोई एक नोन होगा, एक ज्ञात होगा, तो एक और ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए कि बल दिया है, सॉरी बल पूछ रहा है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो चार्ज भी ज्ञात होना चाहिए इसको निकालने के लिए। यदि चार्ज नहीं है तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन जरूर दिया रहेगा जिससे आप चार्ज निकाल लेंगे। या बल पूछ रहा है, चार्ज दिया हुआ है, तो डिस्टेंस के लिए कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा जिसके आधार पे आप निकालेंगे, ठीक है। और निकाल कर फिर इसमें रखा जाएगा, तब वो कैलकुलेट होगा। यानी इन तीनों क्वांटिटी में से कोई दो ज्ञात होगा तभी एक ज्ञात होगा। प्रश्न में जिक्र रहे दोनों का या न रहे, अगर नहीं है तो कोई ना कोई कंडीशन होगा प्रश्न में जिसके आधार पर ये दोनों ज्ञात करेंगे, तब जाकर फोर्स निकलेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पर आधारित प्रश्न। एक को एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। 4 × 10⁻15 मीटर है। इसका सलूशन कैसे देंगे? सलूशन, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। देखिए, अगर यह, चूंकि हम लोग इस पर जो कूलम्ब्स लॉ पे आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, यानी कूलम्ब्स लॉ एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे ही न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। अगर कभी एग्जाम में कहीं आए क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो चूंकि फोर्स की जब बात होती है तो फोर्स जो है कई तरह से होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, या इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स कहा जाता है। तो इसके अलावा जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर इस तरह से बहुत से फोर्स होते हैं जो आप पढ़े हैं 11th क्लास में, कुछ 12th क्लास में। मैग्नेटिक फोर्स होता है जो अभी आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना। तो प्रोटॉन जो है आवेश हैं, आवेशों के बीच जब भी बल लगेगा तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे? कूलम्ब्स लॉ। याद रखो, जब दो चार्ज के बीच फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप कूलम्ब्स लॉ का उपयोग करोगे, यानी कूलम्ब बल का प्रयोग करना होगा। कूलम्ब बल क्या कहता है? F = 1/4 Q1 Q2/r²। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे K भी आ रहा था, तो K यूज होगा या नहीं होगा? तो दोनों प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल की गणना करना है। इसमें माध्यम का जिक्र नहीं है तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे, अर्थात K इसको क्या मान लिया जाएगा? जब भी माध्यम का जिक्र नहीं होगा तब हमेशा मानेंगे कि दोनों चार्ज जो y अथवा निर्वात में होगा। तो यह जो है आपका फार्मूला हो जाएगा, ये कूलम्ब्स बल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरूरत किसकी है, हमें निकालना क्या है? तो F = कैलकुलेट करना है, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बल ज्ञात करना है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी r जो है 4 × 10⁻15 मीटर है। अब हमको जरूरत कितने की है? आवेश की। ठीक है, तो प्रश्न में प्रोटॉन दिए हैं। प्रोटॉन का आवेश आपको पहले ही बताया गया था कि प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, अल्फा कण का आवेश, अगर इन तीन चीज़ों का वर्णन है तो आपको चार्ज पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, वह याद रखना होगा।
प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है, दोनों प्रोटॉन जो है इसको ऐसे मान लिया जाए, ये Q1 बराबर प्लस ई और Q2 बराबर भी क्या होगा प्लस ई। तो Q1 Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक Q1 Q2 है। अब उसी तरह का बना लिया गया जैसा कंसेप्ट बताया गया था। अब डायरेक्ट आप एफ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला चाहे पहले लिख लें तब आप डिस्कस करें, या लिखेंगे इसको आप पहले नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब F का वैल्यू जो है रखा जाए, F कैलकुलेट किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9.0 × 10⁹ ये हो जाएगा। Q1 Q2 क्या है, Q1 भी E है Q2 भी E है, तो E × E अपॉन R का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻15 स्क्वायर होल का वर्ग है। अब देखो E और E स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान जो है 9 × 10⁻9 E स्क्वायर यानी E का मान 1.6 × 10⁻19, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, या 4 × 10⁻15 होल का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको अब हल करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए यह 16, इसका 16 × 1.6 × 1.6 और 10⁻19 तो 38 हो जाएगा। ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 10⁻15 है तो 10⁻15 का मतलब हो गया 2 बार गुणा। और याद रखिएगा कि इसका घात जो है जब स्क्वायर है या गुणा करना है तो गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, तो -30 हो जाएगा। इसी तरह से यह 10⁻19 है तो 10⁻19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻38 होगा। ठीक है, अब ये निचली क्लास में आप जानते हैं सोल्यूशन है, आपको करना होगा। उसके बाद इसका वर्क कर लेंगे, इसका वर्क करेंगे, इसका वर्क करेंगे तो 1.6 × 1.6 और ये 4 है तो यह 16 हो जाएगा। इससे कट जाएगा तो 0.1, 16 कम 16 और 1.6 0.16 इतना आ जाएगा। ठीक, और ये 38 है, यहाँ -30 है तो ये घट जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यह का मान कैलकुलेट हो जाएगा। आप हल कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग बता दिया गया। इसको हल करके क्या आ गया, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे। ठीक है, तो आप जब हल करेंगे इसको तो आ जाएगा 14.4 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसको हल करने के बाद इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कैलकुलेशन जो भी हो, जिस तरह से भी करें, सबका अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है, बट कंसेप्ट जो है इस तरह का आप यूज करना होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि दे देता है कि नाभिक में प्रोटॉन है और इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो पूछ देगा इसके बीच की डिस्टेंस अगर दिया रहेगा, ठीक है, कि मान लीजिए 10⁻12 मीटर है तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, बल का नेचर पूछ सकता है। इसमें भी दोनों प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल है तो बल किस प्रकार का होगा। आपको बताया गया था कि दोनों आवेश के नेचर पे जो है डिपेंड करेगा। दोनों क्या है, धनावेशित हैं, तो धनावेशित होगा तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये पीछे बताया गया था। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है, विपरीत आवेश होने की वजह से इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। यहाँ समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश हैं, इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये भी पूछता है कि बल का नेचर बताओ, प्रकृति बताओ। ठीक है, अर्थात बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, तो वह प्रश्न से नहीं पता चलेगा, चार्ज के नेचर से पता चलेगा। चार्ज के नेचर से आप बता सकते हो कि रिपल करेगा दोनों फोर्स एक दूसरे को, दोनों चार्ज रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए आपको बताया दिया गया, इसमें फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस दिया था, तो फोर्स कैलकुलेट करना था। अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करिए। बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg। ये प्रश्न में दिया हुआ है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्रश्न है आपका। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करना है, अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल जो है एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। आपको पहले ही बताया गया था कि फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज, दो प्रोटॉन है। यहाँ देखिए प्रोटॉन मान लीजिए Q1 है, प्रोटॉन इस पर आवेश जो है E प्लस E होगा। यहाँ Q2 दूसरा जो चार्ज है, ये प्रोटॉन ही है, इसका प्लस चार्ज प्लस E आवेश होगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि वो R है, मान लिया जाए बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, यह ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, दोनों चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। इसका आवेश दिया गया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसका आवेश बताया गया था। अब सवाल ये रहा कि हम लोग इसको इस पर विचार करें कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² पे। चूंकि R कैलकुलेट करना है तो R इधर आ जाए, r² इसका मान रख लिया जाए, तो बचा क्या, Q1 Q2/f। Q1 Q2 क्या है, यहाँ दिया हुआ है, तो मान लिया जाए यहाँ पे E² रख दिया जाए, E का मान हमको ज्ञात है। अब सवाल क्या है, R आपको कैलकुलेट करना है, तो F की आवश्यकता पड़ेगी। F प्रश्न में है, F जो है डायरेक्ट जो है प्रश्न में बल नहीं दिया है, जबकि कह रहा है कि दोनों के बीच, यहाँ देखिए यहाँ बल भी पूछ सकता है, बल दोनों के बीच का बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, बट यहाँ प्रतिकर्षण दे दिया है, ठीक है। अगर इसको हटा दे तो पूछेगा कि दोनों के बीच बल किस प्रकार का बल लग रहा है, तो आप लिखेंगे फाइनली कि दोनों के बीच जो बल लगेगा यह ज्ञात करना। तभी आपको बताया गया है कि दोनों को समान चार्ज है, तो दोनों पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। परंतु इस प्रश्न में जो प्रतिकर्षण बल का जिक्र दिया हुआ है, तो इसमें फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, फोर्स की, ठीक है, इस फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है। तो फोर्स क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर। भार के बारे में आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भार क्या होता है, किसी पिंड पर जब गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगता है, ठीक है, किसी पिंड पर जब गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगता है, अर्थात वस्तु पर जब गुरुत्व बल काम करने लगता है, तो उस पिंड का द्रव्यमान जो भार में बदल जाता है, ठीक है। यानी भार भी एक प्रकार का बल है। इसके लिए किसके भार के बराबर है, जो बल है, ठीक है। सॉल्यूशन जब देंगे तो इसमें बस इतना आप मान लीजिए कि माना दोनों, देखिए
यहाँ पे दोनों ये फिगर बना लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए सभी प्रश्न में आप फिगर बना कर हल करेंगे तो स्पष्ट रहेगा। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r मीटर है, ये मान लिया गया। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r मीटर है, जो यहाँ पे भी दिखाया गया है। अब जो है दिया क्या है, बल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले। जब कर लेंगे तो अब आपको जरूरत किसकी है, बल की। बल अगर ज्ञात रहेगा, ये तो रख दिया जाएगा, ये भी हो गया तो r का मान निकल जाएगा। तो बल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ दिया है कि प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर है। भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो प्रोटॉन का भार गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो यह जो है वैल्यू है, मास ऑफ प्रोटॉन यह है 1.6 × 10⁻27 और 9.8, इतना बल का मात्रक। देखिए यहाँ पे इसका मात्रक किग्रा, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ यूनिट क्या आएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन भी कहा जाता है। अब देखिए, अब बल ज्ञात हो गया, अब डायरेक्ट फॉर्मूले का उपयोग करें। यह बराबर 1/4πε0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार Q1 Q2/r²। यहाँ भी की यूज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं यूज हो रहा है, तो दोनों प्रोटॉन देखेंगे कि इसमें कहीं भी माध्यम का जिक्र नहीं है, तो यह दोनों आवेश कहाँ मान सकते हैं, और दोनों आवेश जो है वायु और निर्वात में माना जाएगा। तो इसमें जो है इसका मान रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा F = 9 एक चीज़ यहाँ से देखिए, r² यहाँ आ जाए, F यहाँ आ जाए, क्योंकि r² कैलकुलेट करना है, तो उसको किसी एक तरफ रख लिया जाएगा। ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, इसी दौरान इसका मान भी रखा जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 Q2 क्या है, Q1 भी प्लस E है। ठीक है, प्लस E, और दोनों Q2 भी प्लस E, और यह हो जाएगा, ये फोर्स यहाँ आ जाएगा। अब जो है देखिए r², ये हो जा रहा है 9 × 10⁻9, और E स्क्वायर हो जाएगा। E का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, इसका वर्क कर दिया जाए बटा F = क्या है, 1.6 × 10⁻27 × 9.8। यह इसको हल करेंगे। ठीक है, अब हल करने का तरीका आपको बता दिएगा। यह 19 × 38 हो जाएगा, अलग अलग लिखा जाए तो। ठीक, अब इसको हटा दिया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्टेप और लिख दे रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। 1.6 × 1.6 इंटू यह हो जाएगा 10⁻19 × 10⁻19, और यह हो जाएगा 1.6 × 10⁻27 × 9.8। अब इसको हल कैसे करिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा, बराबर के ठीक सामने। देखिए यह जो है, एक तो यह से कट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यह। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसका भाग करेंगे। 9 × 1.6 एंड 9 × 1.6 / 9.8। अब इसकी बात किया जाए, ठीक, तो ये 19 × 38 हो जाएगा, और यह जो है देखिए 38 में से ये घट जाएगा तो 9, तो -29 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 27। ये 10⁻27 है तो +27 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ हल करके बता दे रहे हैं, इसको इसमें घात जोड़ेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10⁻29, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+27, तो 10⁻², ये घात जुड़ जाएगा, तो 29 में 27 घटेगा -2 हो जाएगा। अब जो है ये आप इतना कर लिया, इसका बताएं कि इसमें गुणा करके 10/8 से भाग कर देंगे। ठीक है, और 10⁻2 कर दिया जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, r² का मान निकलेगा। ठीक है, यानी r² का मान जो है जब हल करेंगे तो r² = आएगा
405 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो 0.118 मीटर होगा। इन दोनों प्रोटॉनों के बीच डिस्टेंस है 0.118 मीटर होगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया डिस्टेंस, जबकि इसमें फोर्स जो है थोड़ा सा इनडायरेक्ट ही दिया था, लेकिन दिया था। अब जो है इसी तरह से आवेश पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है और हम लोग देखेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरे तरह का प्रश्न जो है कूलम्ब्स लॉ पे ही दूसरे तरह का प्रश्न है आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, उसमें हम लोग चार्ज ज्ञात करते हैं। चार्ज दैट इज आवेश का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। प्रश्न है, दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेमी दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से 90 सेमी दूरी पर रखें। इनको आपस में स्पर्श कराकर, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर, पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो वे एक दूसरे को, तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश, दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन कैसे देंगे। प्रश्न बड़ा है, दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेमी दूरी पर रखे हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश, यानी क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। क्या कह दिया, बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर और उनके बीच लगने वाला बल ये दिया है
अब यहाँ पे देखिए चूंकि गोले समान है, दो समान गोले जो है समान है, अतः स्पर्श कराने पर उस पे आवेश क्या हो जाएंगे, समान। याद रखिएगा, दो कोई भी कंडक्टर दो हैं जो चार्ज इस पर है, दोनों को आपस में स्पर्श करा दिया जाए, ठीक है, इस तरह से, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर और जिस पे कमी होगी उस पर चले जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक होती है जैसे स्पर्श कराएंगे, यह प्रक्रिया जो है अधिक आवेश कम आवेश वाले वस्तु पर या धातु पर चले जाते हैं और उस दशा में दोनों का आवेश क्या होता है, समान हो जाता है। जब आवेश दोनों पर समान हो जाएंगे तब फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का जो फ्लोइंग होता है वह रुक जाता है, अर्थात चार्ज का प्रवाह रुक जाता है। जब चार्ज का प्रवाह रुक जाएगा उस कंडीशन में इसका चार्ज Q1 और Q2 था, अब Q1 बराबर Q2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का चार्ज क्या होंगे, समान हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में थोड़ा सा यही है कि असमान आवेश हैं, दोनों गोले समान हैं, विपरीत, जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, दोनों पर विपरीत आवेश भी हैं, एक दूसरे से 90 सेमी दूरी पर रखे हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए। तो स्पर्श कराकर जैसे स्पर्श कराएंगे दोनों पे क्या हो जाएगा, दोनों गोलों पर चार्ज जो है समान हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए, माना दोनों स्पर्श के पश्चात, स्पर्श कराने के पश्चात गोलों पर आवेश क्या है, Q है। स्पर्श कराने के पश्चात दोनों पर आवेश Q है। R बराबर 90 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई का छोटा मात्रक है। बताया था आपको एक ही सिस्टम में, या तो MK सिस्टम में हो या CGS सिस्टम में हो, जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो आपको यूनिट पे ध्यान देना होगा, सिस्टम पे ध्यान देना होगा। तो एक ही सिस्टम में सब होना चाहिए। ये CGS सिस्टम है, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन है, MKS या SI सिस्टम में आ जाएगा यह। तो यह जो है किसी एक सिस्टम में रखा जाएगा। तो सेंटीमीटर को आसानी से मीटर में बदल सकते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाएगा, तो यह 0.9 मीटर, इसमें 100 का भाग कर दिया जाएगा तो निकल जाएगा, तो ये मीटर में आ गया। F का मान जो है स्पर्श कराने के बाद इतना न्यूटन है। तो F और R दिया है, क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है। Q बराबर क्या होगा, आप जो हम पहले टाइप का क्वेश्चन बताए थे उसमें सब जो है 2 दिया है, एक नहीं पता है। आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि यह जो है अगर 2 नहीं दिया है, उसमें दिया था केवल डिस्टेंस, चार्ज दिया था, डिस्टेंस पूछ रहा था, फोर्स का पता नहीं था। तो फोर्स के लिए आपको प्रश्न में एक कंडीशन दिया गया था जिसमें फोर्स जो है उस प्रोटॉन पर लगने वाले भार के बराबर होगा, यह दिया हुआ था। इसी तरह के अन्य कंडीशन भी उसमें हो सकते हैं। तो यह दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा इसको करने के पश्चात। अब आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें ये मान नोट हो गया, तो आप फार्मूला लिख लेंगे कि F = कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कूलाम बल 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F दिया हुआ है, यहाँ रख दिया जाए। F का मान 0.025 = इसका वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 Q2 का जो वैल्यू है Q1 Q2, तो दोनों का आवेश Q है, तो Q × Q हो जाएगा, और दूरी 0.9 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा R², या Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ रख दिया जाएगा। अब इसका मान निकालना है तो ये सब इधर आ जाएगा, तो 0.025 × 0.9 × 0.9, आइए इधर आकर भाग हो जाएगा, गुणा में है तो 10⁹ Q²। अब इसको हल करके आप Q² का मान निकल जाएगा, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो Q का मान
निकल जाएगा जब इसको हल करेंगे। तो Q बराबर, चूँकि 2 है तो प्लस माइनस आएगा, तो 1.5 इंटू 10⁻⁶ कूलाम इतना आएगा। इसको हल कर लीजिएगा, हल करके इतना ला दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब जो है अगले क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग किसी भी बॉडी पे 2 या 2 से अधिक बल जब काम करता है, ठीक है, तो आप 11th और 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे कि जब किसी पिंड पे कई बल काम करते हैं तो वहाँ से अप्लाइंग, किसी बॉडी पे अप्लाइंग फोर्स के बेस पे फोर्स को 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल और असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होते हैं? जब एक पिंड पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी 0 होता है तो संतुलित, परिणामी 0 नहीं होता है तो असंतुलित बल है। इसका दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण होता है। इस विषय में जो है, इस पर आधारित प्रश्न जो है, जो बल कूलाम्स बल और इस कंडीशन पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस अधिकांशतः पूछते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हम लोग कूलाम्स लॉ पर आधारित पहले तरह का न्यूमेरिकल पढ़े। आज जो है उसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, यह यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट होगा, कूलाम्स लॉ पे ही आधारित है। कूलाम्स लॉ पे आधारित प्रश्न है तो कूलाम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, यह आपको पता होना चाहिए। तो उसका उपयोग करके